हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद के एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित होगा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एक सीरीज लेके चल रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि का अध्ययन किया है ना। क्या क्रियाविधि होती है, मौसम में क्या बदलाव आते हैं, उनसे क्या फैक्ट्स निकल के आते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है, वो सब हम लोग देखा। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रिया विधि। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रिया विधि। सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रीष्म ऋतु मौसम भारत में कब आता है और कैसे आता है। तो ध्यान से देख लीजिए, यह ग्लोब, यह है आपका विषुवत रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा। जब सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो वो डेट कौन सी होती है, 22 मार्च। मतलब कह सकते हैं कि 22 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और फिर धीरे धीरे और 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। ठीक है, जब सूर्य 22 मार्च के बाद धीरे धीरे उत्तरायण होने लगता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में खिसकने लगता है, तो भारत में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, मतलब गर्मी के मौसम का आगमन होने लगता है। ठीक है, तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे मंथ वाइज मंथ कि मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, हर एक महीने में मौसम की ग्रीष्म ऋतु की क्या क्रियाविधि होती है भारत में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, मार्च और अप्रैल के महीने में मौसम की क्रिया विधि। फिर इसके बाद पॉइंट डाल के लिखेंगे, कि 22 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध की ओर खिसकने लगता है, तो भारत के पश्चिमोत्तर मतलब ये उत्तर, ये पश्चिम मतलब ये वाला एरिया, ये वाला पश्चिमोत्तर भारत में निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है या स्थापित हो जाता है, लो प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र स्थापित होने के कारण यहाँ की आसपास की, हालांकि जो ये लो प्रेशर एरिया, जो निम्न दाब का क्षेत्र है, यह इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि हिंद महासागर और अरब सागर की हवाओं को अपनी ओर खींच सके, या हिंद महासागर और अरब सागर की हवाओं को अपनी ओर, आर्द्रता युक्त हवाओं को अपनी ओर खींच सके, यह इतना शक्तिशाली नहीं होता है। परंतु इस लो प्रेशर के एरिया को भरने के लिए, यहाँ की आसपास की जो स्थानीय हवाएं, लोकल स्थानीय हवाएं हैं, उस एरिया को भरने के लिए चल पड़ती हैं। मतलब ये जो आपको दिख रहा है, ये हवाएं, ये आसपास की जो हवाएं हैं, इस लो प्रेशर को भरने के लिए चल पड़ती हैं, है ना, चल पड़ती हैं। तो चूंकि इस हवाओं में नमी तो होती नहीं है, ये आपस में टकराती हैं, ऊपर उठती हैं, लेकिन नमी न होने के कारण, ह्यूमिडिटी नहीं होती है, तो ह्यूमिडिटी नहीं होने के कारण ये हवाएं वहाँ वर्षा तो नहीं कर पाती हैं, लेकिन वहाँ पर धूल भरी आंधियाँ बहने लगती हैं। धूल उड़ाती हुई ये आंधियाँ, ये हवाएं धूल उड़ाती हुई इस लो प्रेशर की ओर आकर्षित होने लगती हैं और इस लो प्रेशर को भरने के लिए उसकी ओर बहने लगती हैं। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि इस लो प्रेशर को भरने के लिए जो स्थानीय हवाएं बहती हैं वो धूल युक्त होती हैं, मतलब धूल भरी हवाएं होती हैं। ठीक है, इस तरह मार्च और अप्रैल के महीने में उत्तर भारत में जो धूल भरी हवाएं चलती हैं, मतलब आप देखेंगे कि हवाएं दिन भर चलती रहेंगी और रात में एक बार तेज से आंधी आएगी, आंधी टाइप की आएगी, और मतलब 2 या 3 दिन छोड़ के क्रिया चलती ही रहती है समथिंग। उत्तर भारत के मैदान की अगर बात करें, उत्तर भारत क्षेत्र की बात करें तो। ठीक है, चलिए अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल के लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मार्च अप्रैल के महीने में समथिंग यही होता है। इसके बाद आ जाता है मई का महीना, तो आप हेडिंग डालेंगे मई का महीना। चलिए इधर आप लिख लेंगे
22 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है, 22 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो ITCZ, में हम आपको बताए थे कि ITCZ क्या होता है, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। ITCZ का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, हिंदी में इसको बोलेंगे अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये क्या होता है प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया, उसको आप देख लेंगे। वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं खींचना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो 22 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है, उत्तरी गोलार्ध की ओर खिसकने लगता है, तो ITCZ अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी उत्तरी गोलार्ध की ओर खिसकने लगता है, उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने लगता है, ठीक है। ITCZ भी उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने लगता है, बढ़ने लगता है। मई महीने के, अब बात करें मई महीने के पहले सप्ताह में, ये 5 मई महीने के पहले सप्ताह में ITCZ भारत के दक्षिणी छोर में प्रवेश कर जाता है ना। हेडिंग डाल के लिखेंगे, पॉइंट डाल के लिखेंगे कि मई के पहले सप्ताह में ITCZ भारत के दक्षिणी छोर में प्रवेश कर जाता है। अब दक्षिणी छोर में ITCZ प्रवेश कर गया तो मतलब यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा। निम्न दाब का क्षेत्र यहाँ पर स्थापित हो जाने के कारण यहाँ की आसपास की जो हवाएं हैं वो निम्न दाब क्षेत्र को भरने के लिए बहने लगेंगी, उसकी ओर आकर्षित होंगी। तो अब इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, इधर अरब सागर, मतलब समुद्री इलाका है इधर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हवाएं होंगी वो अत्यंत आर्द्रता युक्त हवाएं होंगी, बहुत ही आर्द्रता नमी युक्त हवाएं होंगी। तो जब ITCZ की ओर ये हवाएं बहते हुए आती हैं और टकरा के ऊपर की ओर उठती हैं, तो इसमें नमी की मात्रा अत्यधिक होने के कारण यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है, ठीक है। ये बरसात अगर देखें तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में ही होती है। मतलब 5 मई के समथिंग, मतलब 5 मई के महीने के पहले सप्ताह की अगर बात करें तो यह केरल, इधर कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्य में ही होती है। एक्चुअली यह एक, नेक्स्ट लिखिए, वास्तव में यह एक मानसूनी बरसात नहीं होती है, इसको हम मानसून पूर्व फुहार कहते हैं। मानसून पूर्व फुहार लिखेंगे कि वास्तव में इसको हम मानसूनी बरसात नहीं कहते हैं या मानसूनी वर्षा नहीं कहते हैं, इसको हम मानसून पूर्व फुहार, मतलब मानसून से पहले एक फुहार होती है, उसको हम मानसून पूर्व फुहार कहते हैं। वो फुहार किस वजह से होती है? क्योंकि 5 मई को ITCZ अपने आप को भारत के दक्षिणी छोर में स्थापित कर लेता है और दक्षिणी छोर में स्थापित करने के कारण उसके आसपास की आर्द्रता युक्त हवाएं उसकी ओर आकर्षित होती हैं, आकर्षित होकर ऊपर की ओर उठती हैं और वो अत्यधिक आर्द्रता युक्त होती हैं, जिसके कारण यहाँ पर भारी मात्रा में बरसात होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि बताया कि मानसून पूर्व फुहार मुख्य रूप से 3 राज्यों में होती है। कौन कौन से राज्य हैं? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में। इसमें अलग अलग राज्यों में इस मानसून पूर्व फुहार को अलग अलग नाम से जाना जाता है। चलिए जानते हैं कि कौन से राज्यों में इसको किस नाम से जाना जाता है। इसको एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मानसून पूर्व फुहार को कौन से राज्य में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 3 राज्य हैं, उसमें से 2 राज्यों में ही इसका नाम दिया गया है, केरल और कर्नाटक। केरल में इसको फूलों वाली वर्षा, केरल में इसको फूलों वाली वर्षा
या आम्र वर्षा कहते हैं। अगर कर्नाटक की बात करें, अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में से कॉफी वर्षा या चेरी ब्लास्ट, चेरी ब्लासम, चेरी ब्लासम, ठीक है। मानसून पूर्व फुहार को केरल में फूलों वाली वर्षा या आम्र वर्षा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि केरल में स्पेशल रूप से चाय की खेती और आम की खेती होती है और वहाँ की खेती के लिए यह बरसात जो होती है अत्यंत लाभदायक होती है। तो फूलों वाली वर्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि चाय के फूल में अगर यह बरसात, चाय की फूल जैसे फूल लगने लगते हैं तो जब यह बरसात होती है तो जो चाय के फूलों में यह बरसात एक बार पड़ जाती है, बरसात का पानी पड़ जाता है, तो इनके फूलों में जो बीज और फल लगेंगे वो बहुत अच्छे से लगेंगे, बहुत अच्छे होंगे, है ना। बहुत पूर्ण तरीके से विकसित फल और फूल लगेंगे, ऐसा कह सकते हैं। आम्र वर्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि आम्र वर्षा जब आम का फल लगता है, आम का फल लगता है, छोटा रहता है, तो उसको जो डेवलप करने में, मतलब बड़ा करने में यह वर्षा बहुत अत्यधिक लाभदायक होती है, बहुत ही सहायक होती है। जैसे हम छोटे छोटे आम के फल होते हैं जो, उसको हम लोग देसी लैंग्वेज में कैरी या टिकोरी भी कहते हैं, टिकोरी भी लैंग्वेज में कहते हैं। आप लोगों को पता नहीं, जो भी बोलते हो, वो जो छोटे आम के फल होते हैं उनको डेवलप करने में, उनको बड़ा करने में, उनका साइज अच्छा बड़ा करने में यह वर्षा बहुत सहायक होती है, जिसके कारण इसको केरल में आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगर बात करें कर्नाटक, तो कर्नाटक में इसको कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम भी करते हैं। कर्नाटक में कॉफ़ी खेती होती है, तो कॉफ़ी की खेती में यह वर्षा बहुत ही हेल्पफुल होती है ना। कॉफ़ी की खेती में अगर एक बरसात की एक फुहार पड़ जाए, बरसात का एक पानी पड़ जाएगा तो वो कॉफ़ी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है। इसलिए इसको कर्नाटक में कॉफ़ी या चेरी ब्लॉसम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ITCZ जो है धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकता रहता है। यहाँ देखिए, ITCZ धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकता चला जाता है। 5 मई, 10 मई, 15 मई और 20 मई। 20 मई के बाद जब धीरे धीरे वो कर्क रेखा पर ITCZ जब कर्क रेखा के आसपास, मतलब कर्क रेखा के आसपास जब ITCZ पहुंच जाता है, जब कर्क रेखा के आसपास ITCZ पहुंच जाता है तो पश्चिम बंगाल कहाँ है? ये यहाँ पे, ये वाला एरिया पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल के मौसम में अत्यधिक हलचल हो जाती है, बहुत ज़्यादा हलचल हो जाती है। कहाँ? पश्चिम बंगाल के मौसम में। एक बार फिर से अच्छे से देखिए कि जब ITCZ कर्क रेखा के अत्यधिक पास आ जाता है, नज़दीक आ जाता है, तो पश्चिम बंगाल के मौसम में अत्यधिक हलचल हो जाती है, हलचल मच जाती है। क्यों होती है वो बात देखिए। जब ITCZ 20 मई की अगर बात करें तो ITCZ कर्क रेखा के अत्यधिक पास आ जाता है, नज़दीक आ जाता है। तो 20 मई के बाद की अगर बात करें तो ITCZ चूंकि यहाँ पे है तो निम्न दाब का क्षेत्र वहाँ उत्पन्न होगा, तो वहाँ पर एक अत्यधिक हवा चलेगी। IT से निम्न दाब को भरने के लिए वहाँ पर एक तेज से हवा चलेगी, जो कि बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर पश्चिम बंगाल है, इधर के एरिया में तेज से हवा चलेगी, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। तो ये वास्तव में पश्चिम बंगाल में एक विनाश का, बोलते हैं कि अगर ये पश्चिम बंगाल के लिए विनाश की हवा है ना। तो इस हवा से पश्चिम बंगाल में बहुत ही विनाशक, मतलब बहुत ही तोड़ फोड़ हलचल होती है ना। और इस बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ होने के कारण इस हवाओं में अगर नमी की मात्रा है, पर्याप्त मात्रा में अगर नमी की मात्रा रहती है तो वो वहाँ भारी मात्रा में
भारी मात्रा में बरसात भी करते हैं। ठीक है, और ये जो धूल भरी आंधियां हैं ये 20 मई के बाद समथिंग आती हैं, 20 मई के समथिंग में आती हैं, लगभग में आती हैं। और इसी हवा को, इसी धूल भरी आंधियां को, इसी तूफान को, इसी हलचल को हम काल वैसाखी कहते हैं। क्या बोलते हैं? काल वैसाखी। इसी हवा को हम काल वैसाखी बोलते हैं। चूंकि ये बैसाख के महीने में आता है, हिंदी में मई के महीने को हम बैसाख का महीना बोलेंगे। क्योंकि यह बैसाख के महीने में आता है इसलिए इसको हम काल वैसाखी कहते हैं। ठीक है, इसको हम काल वैसाखी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मई का महीना समाप्त होता है, अब हेडिंग डालेंगे जून का महीना। जून के महीने में क्या क्रियाविधि होती है? हेडिंग डालेंगे जून का महीना। अब जून के महीने की मई तक हो गया था, अब हम लोग जून की बात करेंगे। जैसा कि हम बताए थे आपको कि सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। जैसे ही कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं तो जो ITCZ है वो अपने आप को पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित कर देता है। देखिए क्या होता है कि जो स्थलखंड होता है, स्थलखंड जलखंड की अपेक्षा में जल्दी से गर्म होगा और जल्दी से ठंडा होता है। ठीक है, जो जलखंड की अपेक्षाकृत स्थलखंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। यही कारण है कि जब 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो उसके आसपास की जो जमीन है, धरती है, पृथ्वी है, वो धधकने लगती है, गर्म से धधकने लगती है, जिसके चलते ITCZ अपने आप को लगभग 1 जून को ही अपने आप को पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित कर लेता है। ठीक है, अब पश्चिमोत्तर भारत में ITCZ स्थापित होने के कारण यह अत्यधिक शक्तिशाली, ये जो लो प्रेशर का जो क्षेत्र था वो अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है, जिसके कारण यह आसपास की जो स्थानीय हवाएं हैं वो तेजी से लो प्रेशर को भरने के लिए बहने लगती हैं। और क्योंकि वो एरिया पूरा गर्म है, क्योंकि कर्क रेखा पर लंबवत किरणें हैं, सूर्य की चमक रही हैं, तो ये एरिया पूरा क्या है? धधक रहा है, गर्म है। और ITCZ अपने आप को यहाँ पे स्थापित किया है, लो प्रेशर का एरिया यहाँ पे केंद्रित है। तो इस लो प्रेशर की एरिया को भरने के लिए यहाँ की जो स्थानीय हवाएं हैं तेजी से इसकी ओर आकर्षित होंगी। तो यहाँ की जो एरिया है, जो इसके आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कह सकते हैं कि मई का लास्ट सप्ताह और जून का पहला सप्ताह, प्रारंभिक सप्ताह में मई के लास्ट सप्ताह और जून के पहले सप्ताह में यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं, शुष्क हवाएं चलती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत किरणें पड़ती हैं तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो अत्यधिक गर्म हो जाता है। अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण ITCZ अपने आप को 1 जून को ही पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित कर लेता है, जिसके कारण ये जो लो प्रेशर का क्षेत्र होता है, जो लो प्रेशर का एक केंद्र होता है, ये अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण जो यहाँ की स्थानीय हवाएं हैं उनको बड़ी तेजी से अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब इसको भरने के लिए बहुत तेजी से बहने लगती हैं। ये क्षेत्र गर्म होने के कारण वहाँ बहने वाली जो हवाएं हैं वो अत्यधिक गर्म होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। यह क्रिया कब होती है? मई के लास्ट वीक और जून के स्टार्टिंग वीक में।
मतलब मई जून के समथिंग में आप देखें तो बहुत ही गर्म और गर्म हवाएं चलती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। लू एक शुष्क मतलब इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नमी नहीं रहती है। लू क्या है? लू क्या है? लू एक गर्म व शुष्क हवा है जिसमें नमी की मात्रा बिल्कुल नहीं रहती है। ठीक है, देखिए जैसे हम कपड़ा अपना धो के गर्मी के मौसम में सुखाने को अगर डालते हैं तो अगर छांव में ही डाल देंगे तो वो बहुत ही जल्दी कम टाइम में ही सूख जाता है। उसका रीजन यही होता है कि जो हवाएं चल रही होती हैं उनमें नमी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है और वो नमी कपड़े से जो नमी को चुरा लेती है, नमी को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण कपड़ा हमारा जल्दी से सूख जाता है। अगर वही बात करें बरसात के मौसम का, तो बरसात के मौसम में अगर थोड़ा धूप भी थोड़ा है और कपड़ा आप सूखने को डालेंगे तो अपेक्षाकृत वो ज़्यादा टाइम लेगा। गर्मी के मौसम से अपेक्षाकृत वो ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि जो हवाएं रहती हैं उसमें नमी की मात्रा अवेलेबल रहती है, इसलिए वो थोड़ा सा देर में सूखता है। देखिए एक और एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो हम लोग जब गर्मी के मौसम में घर से बाहर निकलते हैं, है ना, गर्मी के मौसम में जब घर से बाहर निकलते हैं तो जो हमारे अंदर पानी की मात्रा होती है वो हवाएं वो पानी की मात्रा को चुरा लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, जिसके कारण हमको बार बार प्यास लगती है ना, प्यास लगती है बार बार, और पसीना छूटता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अतः लू जो गर्म और शुष्क हवा है यह स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक भी होती है। ठीक है, चलिए ठीक है। जब ITCZ अपने आप को पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित कर लेता है ना, 1 जून के समथिंग आसपास, तो यह अब इतना शक्तिशाली हो जाता है, ITCZ अब इतना शक्तिशाली हो जाता है कि अरब सागर और हिंद महासागर की हवाओं को भी अपनी ओर खींच लेता है, अरब सागर और हिंद महासागर की हवाओं को अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। ठीक है, अपनी ओर खींच लेता है। अब अरब सागर से और हिंद महासागर से चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो अत्यधिक आर्द्रता युक्त, नमी युक्त, ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, जिसके कारण यह पश्चिमोत्तर भारत में जाती हैं और वहाँ पर बरसात करती हैं। अब बात करते हैं कि इसको ऐसे लिखेंगे कि ITCZ अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण अरब सागर तथा हिंद महासागर की आर्द्रता युक्त हवाओं को अपनी ओर खींच लेता है। ये हवाएं दक्षिण और पश्चिम के कॉर्नर, मतलब दक्षिण पश्चिम से भारत में प्रवेश करती हैं, इसलिए हम इसको दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। इसलिए इस हवाओं को हम लोग दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर टकराती हैं, टकराती हैं और वहाँ पर भारी बरसात, इसलिए इसको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। और ये हवाएं भारत में सबसे पहले केरल के मालाबार तट से टकराती हैं और वहाँ भारी बरसात करती हैं, है ना। और 1 जून आते आते यह बरसात पूरे उत्तर भारत तक फैल जाती है, यह हवाएं फैल जाती हैं और भारत के उत्तरी क्षेत्र में भी यह काफ़ी बरसात करती है। अतः और एक बात और आपसे बोल दूं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो ये आता है भारत में, भारत के 90% भाग में दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा ही बरसात होती है। ठीक है, चलिए ITCZ को हिंदी में 2 या 3 नामों से जानते हैं। वे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मेरा बताना जरूरी है। आप देख लीजिए,
ITCZ इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और हिंदी में इसको बोलते हैं अंतः उष्ण कटिबंधी अभिसरण क्षेत्र दूसरा इसी को बोलते हैं विषुवत रेखीय निम्न दाब द्रोणी। तीसरा इसी को बोलते हैं मानसूनी निम्न दाब द्रोणी। ये विषुवत रेखा ITCZ का ही तीनों नाम है। इसको हिंदी में 3 नाम से जानते हैं ITCZ को। ITCZ का फुल फॉर्म बता दिया गया है ना, बस यही बताना था। इसको अच्छे से आप लोगों को करना है, और जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में एक बार बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपको फिर से बताने की। ठीक है, जय हिंद।